हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे डिस्कशन का मुख्य विषय है प्रवासी भारतीयों का सामाजिक सांस्कृतिक संघर्ष। दोस्तों, देखा जाए तो जो भारतीय समुदाय के प्रवासी लोग हैं जो विश्व के विभिन्न देशों में जाकर के बस गए हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, वे कैसे दूसरे देशों में पहुँचे, उनके सामने क्या दुश्वारियाँ थीं, क्या लाचारियाँ, क्या मजबूरियाँ थीं, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा देश औपनिवेशिक देश रहा है। ब्रिटिश हमारे देश पे शासन किए हैं और जब ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है इंग्लैंड में 1760 से लेकर के 1870 के बीच में, और ये धीरे धीरे यूरोप के अन्य देश जर्मनी, फ्रांस और रशिया में फैलता है, तो इसमें जो बड़ी मात्रा में दास लोग जो औपनिवेशिक देश के अंतर्गत जो ब्रिटिश ने अपना दास बना करके रखा था, उनसे वो काम लेते थे इन औद्योगिक संस्थानों में। लेकिन धीरे धीरे ये दास प्रथा की समाप्ति हो गई। जब दास प्रथा की समाप्ति हो गई तो इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले दासों की संख्या में कमी आ गई, और चूँकि ब्रिटिश अन्य देशों में अपनी जो फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहा था, उद्योग जो स्थापित कर रहा था, या फिर जो उसके कल कारखाने या जिसमें भी काम कराने के लिए वो दास रखे थे उनमें वो दास रख नहीं सकता, तो उसको कामगारों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत महसूस हुई। और उसके लिए वो क्या किया कि अपने औपनिवेशिक देशों से जो गुलाम देश थे उनसे वो लोगों को अच्छे प्रलोभन दे करके कि अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सुविधा व्यवस्था मिलेगी, ये दे करके उनको एक इंडेंचर्ड लेबर के तहत एक गिरमिट कराया जाता था, जिस पे वो एक कागज़ पे उनसे हस्ताक्षर या अंगूठे लगवाए जाते थे, और ये कहा जाता था कि आपको पैसे दिए मिलेंगे, आपको रहने की सुविधा होगी, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, और ये कह करके उनको बहला फुसला करके वो अन्य देशों में ले जाया गया, जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहाँ मज़दूरों की ज़रूरत महसूस हो गई, वहाँ उनको ले जाया गया। तो गिरमिटिया उन लोगों को कहा गया जो लोग 5 से 9 साल का एग्रीमेंट करते थे। जो इंडेंचर्ड लॉ था वो 5 से 9 साल के लिए एक एग्रीमेंट होता था अंग्रेज़ों और जो कामगार मज़दूर हैं उनके बीच, और फिर ये उसके तहत एग्रीमेंट के तहत वो फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, कैरिबियाई द्वीप, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के देशों में भेजे जाते थे। जब भारत के लोग जाते थे वहाँ पे, तो उनके एक नई संस्कृति के प्रभाव के कारण या अपनी संस्कृति लेके गए, वहाँ पे संस्कृतियों के आपसी टकराव, और चूँकि ये भारी मात्रा में जब वहाँ लोग पहुँचे तो वहाँ के जो निवासी थे उनके बीच में एक संघर्ष का दौर शुरू हो गया। तो जो बहलावे फुसलावे में जो आरकाटी होते थे, जो अंग्रेज़ के एजेंट होते थे, वो बहला फुसला करके भारतीयों को ले करके उन देशों में जाते थे, बागानों में, फैक्ट्रियों में या कृषि बागानों में, खेतों में काम करने के लिए। तो चूँकि अपने देश में जो मज़दूर थे, ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो ज़्यादातर संख्या में गिरमिटिया के मज़दूर के रूप में वो इन देशों में पहुँचे। तो वो लोग के पीछे जाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था उनकी गरीबी और लाचारी, बेबसी। यहाँ पे अकाल, सूखा और एक तो गुलाम देश था, दूसरी बात उनके सामने जो जीवन का संकट था, और एक और जो बहुत बड़ा कारण था वो जाति प्रथा या जाति व्यवस्था के कारण भी उनकी सामाजिक जो पदानुक्रम था वो काफ़ी स्थिति उनकी नीचे थी। तो वो लोग इस बहलावे फुसलावे में आसानी से आ जाते थे कि
वहाँ चल कर के हमें अच्छी सुविधा मिली, खाने पीने को मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मेहनत मजदूरी तो हम करेंगे ही क्योंकि वही हमारा पेशा है। तो इस तरह की बातें और इस तरीके के मन में वो विचार लेकर के उन देशों में वो पहुँच जाते थे। देखा जाए तो ये ऐसा नहीं कि केवल वही लोग जाते थे जो निम्न जाति पदक्रम में थे, ब्राह्मण लोग भी जाते थे जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी जो शारीरिक बनावट होती थी या जो सबसे पहले उनके हाथों को देखा जाता था कि ये हाथ काम करने वाले हैं या नहीं। तो जिन ब्राह्मणों के हाथ खुरदुरे या फिर लगता था कि काम नहीं करते थे, उनको गुनगुना पानी कर करके नमक डाल करके और घंटों रखा जाता था ताकि उनके हाथ जो है थोड़े से रूखे हो जाएं, पता चले कि ये काम करने वाले लोग हैं। तो अन्य लोग जातियों के साथ वो ब्राह्मण जाति भी जो है ब्राह्मण लोग भी उनके साथ मजदूर के रूप में गिरमिटिया बन करके उन देशों में गए। लेकिन देखा जाए कि जब ये कोई भी संस्कृति पलायित होती है तो अपने साथ एक संस्कृति लेकर जाती है, और जहाँ पे जाती है वहाँ पे जो प्रभावी संस्कृति होती है उनके बीच एक सहज संघर्ष होना स्वाभाविक होता है, टकराहट तो होती है। और क्योंकि ये इनको अपनी संस्कृति को छोड़ना है जो पलायित कर रही हैं, और वहाँ की संस्कृति को धीरे धीरे सीखना है या जानना है, लेकिन फिर भी उनको एक दूसरे से जो हम और वे की जो एक भावना होती है वहाँ की संस्कृति के लोग जो इनको अपना नहीं पाते, कि उनको लगता है कि ये हम लोगों के बीच के नहीं है, दूसरे लोग बाहरी लोग आए हैं। तो एक संघर्ष ये जो है उनको भी इनको झेलना था। जो भारतीय उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग जो खास तौर से गिरमिटिया के तौर पे गए थे, उनको ये संघर्षों से रूबरू होना पड़ा। तो अधिकतर जो गांवों से निकले थे, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों से निकले थे, ये रेलगाड़ी से जो भोजपुरी बोलते थे और रेलगाड़ी से होकर कोलकाता पहुँचे, और कोलकाता से पानी के जहाज़ के माध्यम से वो सैकड़ों दिन यात्रा कर के और वो उन देशों में पहुँचते थे। औपनिवेशिक देशों में जहाँ काम करना था वहाँ पे वो लोग पहुँचते थे। मतलब महीनों की जो है कष्ट झेल करके समुद्री यात्रा कर के, और उसके बाद वो फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और त्रिनिदाद पहुँचते थे। इसमें सबसे ज़्यादा जो दयनीय स्थिति होती थी वो महिलाओं की होती थी। जो भारत में जो महिलाएं कभी घर के चौखट से बाहर नहीं निकली हैं, वो या गांव से बाहर नहीं गई, उनको ये नहीं मालूम कि हमारे गांव के बाहर भी कोई देश है, कोई जगह है। वहाँ उस गांव ज़िले से बाहर निकल कर के हजारों मील दूर जा कर के वो खेतों में, बागानों में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वो कठिन परिश्रम कर रही हैं। तो ये उनके लिए और ज़्यादा पीड़ा था। पुरुषों से ज़्यादा जो पीड़ा जो झेलना पड़ा वो महिलाओं को झेलना पड़ा। तो एक लेखक हैं, उनका नाम है बर्टन ने द फिजी ऑफ टुडे में उन्होंने लिखा है कि खूबसूरत और जवान हिंदुस्तानी स्त्रियों पर जो ओवरशियर होते थे, वो ख़ासतौर से वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के गोरे लोग होते जो लंबे होते थे, जो उनकी देखभाल करते थे, रखवाली करते थे या उन पर नज़र रखते थे, वो लोग स्त्रियों पे काफ़ी मनमानी करते थे या उनका शोषण करते थे, शारीरिक शोषण भी करते थे। और अगर उनका वो विरोध करे तो उनके पतियों को वो अमानुषीय व्यवहार के द्वारा उनको कष्ट देते थे या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। उनका जो दर्द था वो काफ़ी अधिक था, वो बहुत ज़्यादा। उनका दर्द यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि जब वो लोग भारत लौटने की बात सोचते थे कि
चलो यहाँ 5 से 9 साल का वर्ष जो वो जब समाप्त हो रहा है तो फिर जो है अपने देश लौट चलें। लेकिन जो भारत आने की जो बात वो लोग करते या जो सोचते, तो उसके बारे में उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती वो ये था कि भारत की जो जाति व्यवस्था थी उसका भय इतना ज़्यादा था कि लोग सोचते थे कि वहाँ जाने पे हमें कोई अपने जाति में मिलाएगा नहीं, और फिर जो है उसका जो जाति दंश है जो हम लोग वहाँ झेलते रहे पुनः झेलना पड़ेगा, और ये मृत्यु पर्यंत चलेगा, उठाना पड़ेगा। इस डर से भी जो है वो नहीं आते, फिर वहीं वापस लौट जाते। अब देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के जेहन में, जो भी पलायन करता था उस व्यक्ति के जेहन में एक बात रहती थी कि उसको जो है रोटी, कपड़ा और मकान मिले, या उसकी इच्छा रहती थी कि वो उन आधारभूत सुविधाओं को प्राप्त करे जो एक मानव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है, और एक जीवन यापन, एक अच्छा जीवन यापन वो गुजर बसर कर पाए। लेकिन चूंकि ये भारत से अपनी गरीबी और भूखमरी से तंग आकर करके यहाँ पहुँचे थे, वे चाहते थे कि 5 से 9 साल के एग्रीमेंट में इतना कमा लें कि सारी जो है भारत में आकर के अपनी सारी परिस्थितियों और समस्याओं को हम दूर कर लेंगे। वैसा हो नहीं पाया। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उनको उतना नहीं मिल पाया कि बस वही स्थिति थी हैंड टू माउथ। जब तक वो काम करते तब तक उनको मिलता, उसके बाद से कोई उनके पास इकट्ठा चीज़, कोई धन इकट्ठा नहीं हो पाया कि वो जिससे आ करके अपने यहाँ की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति को वो थोड़ा सा ऊपर उठा सकें। तो क्योंकि मजदूर, जो गिरमिटिया मजदूर थे वो खरीदे बेचे जाते थे। देखा जाए तो जो एक कहावत है, इस विषय में कहा जाता है कि जो भारत से भी मजदूर गिरमिटिया के तौर पे जाते थे और चीन से भी आते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जो मजदूर थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, वो बहकावे में आसानी से आ जाते और मनमाने उनके एग्रीमेंट पे ये लोग साइन कर देते, केवल इस आस में कि मुझे जो है अच्छा रहन खाने पीने का वो मिलेगा। वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। लेकिन दूसरी तरफ जो चीन से जो गिरमिटिया आते थे वो सब समझदार थे, वो समझौता करते और अपने एग्रीमेंट के तौर पे, अपने शर्तों पे वो आते थे। तो जो भारतीय कहा जाए तो चीन जो है अपनी शर्तों पे आते थे और भारत जो है उनकी शर्तों पे, भारत के लोग उनकी शर्तों पे जाते थे। तो ये एक अखबार लिखता है कि जून के 2021 के अखबार में लिखा है कि अभिलेखों में दर्ज दस्तावेजों के अनुसार 2 नवंबर 1834 को भारतीय मजदूरों का पहला जत्था गन्ने की खेती के लिए कलकत्ता से MV एटलस जहाज पर सवार होकर मॉरिशस पहुंचा। आज भी वहां हर साल 2 नवंबर को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1815 में ब्रिटेन ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया तथा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को यहाँ लाना जारी रखा। कब्जा कर लिया तो उसका औपनिवेशिक हो गया, तो भारत से मजदूरों को वहाँ लाना जारी रखा। 1855 तक करीब 1.5 लाख भारतीय मॉरिशस जा चुके थे। सामान्य संस्कृत और संख्यात्मक संख्या के बल पे धीरे धीरे भारतीय मजदूर संगठित होने लगे थे। उन्होंने पंचायत बना ली जिसे बैठका कहा जाता है, कॉलोनियाँ अपनी बनाई, अपने बाजार विकसित किए, शिक्षा के महत्व पे जोर देने लगे तथा धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। सन 1910 में जब गिरमिटिया युग का अंत हुआ तब मॉरिशस में करीब 4.5 लाख लोग, भारत के लोग वहाँ निवास कर रहे थे। विकिपीडिया के अनुसार विश्व के लगभग 48 देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 2 करोड़ है, जिसमें से 11 देशों में से 5 लाख से ज़्यादा प्रवासी भारतीय वहाँ की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ की आर्थिक व राजनीतिक दशा व दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ उनकी आर्थिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक दक्षता का आधार काफ़ी मजबूत है और ये यूं ही नहीं हुआ है, ये दिन रात की घटना नहीं है। इसको करने में उन्हें बहुत ही तकलीफ़ें और जद्दोजहद का सामना करना पड़ा है, बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ा है।
जो गिरमिटिया जहाज़ पे जब भारतीय लोग जाते थे तो उनकी स्थिति तो एक ही थी कि जो चाहे जिस जाति के भी लोग जाएं, गिरमिट के तौर पे जाते थे तो उनकी स्थिति एक ही थी कि सभी गिरमिट हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें जात की पहचान होती कि फलाने उच्च जाति का है, फलाने निम्न जाति का है, तो उच्च जाति के लोग निम्न जाति से अपनी दूरी बना लेते थे। दलित और सवर्ण में कभी कभार जो है भेद जहाज़ों पर ही नज़र आ जाता था। 1887 के फायल जहाज़ में पोदरत सिंह के नेतृत्व में कुछ क्षत्रियों ने बस जहाज़ से वो इसलिए कूद गए थे क्योंकि उन्हें किसी दलित ने छू लिया था। राजीव रंजन राय हिंदी समय में छपे अपने लेख गिरमिटिया अनुभव एवं सांस्कृतिक लोकमानस में लिखते हैं कि बहुसांस्कृतिक समाजों में रहने और विशिष्ट नृजातीय पहचान निर्मित होने के कारण विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों को अलग अलग प्रकार की नृजातीयता यानी इथनिसिटी से जुड़ी समस्याओं से समझौता करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें हिंसात्मक नृजातीय संघर्ष और प्रबल राजनीतिक आंदोलनों के विपरीत स्थितियों को भी झेलना पड़ा था। विवेक कुमार 2009, 2004 और 2009 के अपने एक लेख में लिखते हैं कि भारतीय डायस्पोरा में जाति बोध के विश्लेषण की काफ़ी कमी है। उनके अनुसार भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक डायस्पोरा में जात व्यवस्था के अस्तित्व को इनकार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए उन्हें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको महसूस करिए, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। 2021 में ट्रांसाइंस मैगजीन में छपे अपने लेख में विवेक कुमार लिखते हैं कि जब भी लोग पलायन करते हैं तो वे महज एक जैविक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि अपने सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों को भी साथ ले जाते हैं। जात व्यवस्था भी उसी संस्कृति का हिस्सा होती है जो पलायित मजदूरों के साथ जाती है। यह भी तथ्य है कि डायस्पोरा के अंतर्गत जात व्यवस्था अनुष्ठान पदानुक्रम और संस्तरण में संस्था के रूप में नहीं पाई जाती, लेकिन जात पूरी तरीके से अनुपस्थित भी नहीं है। डायस्पोरा के अंतर्गत जात व्यवस्था को अमेरिका, इंग्लैंड, सूरीनाम, मालदीव, फिजी इत्यादि में देखा जा सकता है। इन्हें इन रूपों में भी देख सकते हैं। पहला किस रूप में? यहाँ पर जाति एक जन्म के आधार पर अंतर्विवाही समुदाय के रूप में पाया जाता है। यह अंतर्विवाही समुदाय विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों को उनके ही समुदाय के नेटवर्क के रूप में संबंध प्रदान करता है। ये पहला है। दूसरे किस रूप में देख सकते हैं? तो जाति विभेदीकरण की संस्था के रूप में पाया जाता है, जो उस समुदाय या जाति के लिए जीवन अवसर और संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रयास करती है। तीसरे रूप में कैसे देख सकते हैं? तो ऐसे कि अमेरिका में डायस्पोरा के अंतर्गत विभिन्न जातियां अपनी क्षेत्रीय और धार्मिक सीमाओं से हटकर अपने समुदाय के मुक्ति और दावे के लिए एकजुट होने का प्रयास करती है, जैसे अमेरिका में भारतीय दलित जाति। विवेक कुमार 2021 में लिखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के ब्राह्मण समाज BSNA एक सबसे बड़ा ब्राह्मण समाज संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए उन्हें एक साथ इकट्ठा करना है। विवाह विज्ञापन यानी मैट्रिमोनी विश्व के किसी भी समाज और समुदाय की एक साझी विरासत होती है, अतः ब्राह्मण समाज भी वह तमाम जरूरी नंबर उपलब्ध कराता है जो अपनी जाति में विवाह करना चाहते हैं। जरगम्स मेयर और परमजीत S जज लिखते हैं, अपने अध्ययन में पाते हैं कि भारतीय डायस्पोरा में जाति विभिन्न धार्मिक समूहों में भी पाई जाती है। उन्होंने जाति आधारित विभेद को भारतीय डायस्पोरा के अंतर्गत सिखों और ईसाइयों में भी पाया है। यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे गुरुद्वारे दलित सिख गुरुद्वारे सिखों में जाति विभाजन की गवाही देते हैं।
मैकडरमॉट 2009 में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में डायस्पोरा में भारतीय दलित ईसाई विषय पर अपने शोध में पाती हैं कि यहाँ प्रकाशित वैवाहिक विज्ञापनों में भारतीय अपनी जातीय प्राथमिकता को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ तक कि मिश्रित मंडली में अगर दलित होस्ट हो तो वे लोग पारस्परिक क्रिया में भाग नहीं लेते। अरुंधति राय एक कारवां मैगजीन को अपने दिए गए एक साक्षात्कार में कहती हैं कि भारतीय समाज एक नस्लवादी संस्कृति है और भारतीय लोग गोरे लोगों से ज़्यादा नस्लवादी हैं। वे कहती हैं कि आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो आपको लगेगा जैसे भारत गोरे लोगों का देश हो। काले लोगों के प्रति भारतीयों का नस्लवाद गोरों के नस्लवाद से कहीं ज़्यादा बदतर है। यह अविश्वसनीय पर सत्य है। वो कहती है कि अविश्वसनीय पर सत्य है। मैंने अपने काले मित्रों के साथ भी ऐसा घटित होते हुए सड़कों पर देखा है और कभी कभी यह प्रवृत्ति ऐसे लोगों में भी दिखाई देती है जिनकी त्वचा का रंग वास्तव में कालों से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। देखा जाए तो विदेशों में बसा भारतीय समाज आज आर्थिक दृष्टि से भले ही संपन्न हो चुका हो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से वह अभी भी बहुत पीछे है। वह अभी भी अपनी पारंपरिक जातिगत मानसिकता के मोह से दूर नहीं निकल पाया है। साथ ही कुत्सित सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं से भी बाहर नहीं निकल पाया है। भारतीय समाज में एकता की बात सिर्फ बाहरी तौर पर दिखाई पड़ती है, लेकिन आंतरिक रूप से देखा जाए तो उच्च वर्ग आज भी अपने लोगों को सामाजिक रूप से अपनाने में हिचकता है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं के मुहावरों से सामाजिक संबंधों के सही तरीके का बोध नहीं हो पाता। आज यह बात तथ्यात्मक रूप में विद्यमान है कि भारत में भ्रष्टाचार के साथ साथ लिंग यानी जेंडर, जाति, भाषा और रंग के आधार पर भी भेदभाव जारी है। विश्व में कहीं पर भी भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए विविधता के प्रत्येक तत्व को समान महत्व दिए बिना हम एक सभ्य राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।